Good morning all of you. Myself Dr. H.S. Yadav, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो, आज अपन एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, इससे पहले अपन ने बोर मॉडल पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें अनेक प्रकार की जो श्रेणियाँ आती है वो कैसे आती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। देखो, जब वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब किसी प्रिज्म के माध्यम से यदि आप एक वाइट लाइट को गुजारोगे तो उसमें क्या होता है कि सभी प्रकार की क्या होंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम का एक क्या होगा, कलर्स का ग्रुप होगा। अर्थात जैसे एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अपन क्या गुजार रहे हैं, वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा अपने को, क्या प्राप्त होगा, कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोल सकते हैं इसको, कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब सभी प्रकार के कलर्स का क्या होगा, समूह होगा, ग्रुप होगा। लेकिन देखो, इसके बाद में देखा जाए कि यदि बाय हीटिंग ए गैस या विथ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन गेट इट टू गिव ऑफ कलर्स, मतलब जैसे किसी भी जो एटम है या कोई जो गैस है उसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के द्वारा। तो पासिंग दिस लाइट थ्रू ए प्रिज्म डज समथिंग डिफरेंट, तो वो लाइट क्या देती है अपने को, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट अपने को शो करती है। तो जैसे देखो कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या बोल सकता हूँ इसको, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन देखो, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को यदि अपन इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज से हीट करते हैं और एक किससे गुजार रहे हैं अपन, प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से गुजारा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे अपने को। एक तो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, वहाँ पे जब वाइट लाइट आएगी प्रिज्म से गुजार के, तो इसको अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या प्राप्त होगा अपने को, एक एमिशन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होगा। अब देखो, ईच एलिमेंट गिव ऑफ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक कलर, मतलब कोई भी जो एलिमेंट होता है अपना क्या देता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स देता है। कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एटम, और वो कहाँ पे यूज होता है, उस एटम की पहचान करने में अपने को काम में आता है। अब देखो, दीज आर कॉल्ड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है अपने, ठीक है। जबकि द लाइट इज एमिटेड गिवन ऑफ। इसके बाद में देखो कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन्स है वो कैसे प्राप्त हो रही हैं और उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर कैलकुलेट द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन्स फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब बोर ने जो हाइड्रोजन एटम था उसके लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इनके जो एमिशन लाइन्स थी उनको एक फॉर्मूले के द्वारा क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो देखो, न्यू आर बराबर क्या है, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे n1 और n2 क्या है, एनर्जी लेवल है। क्या है, एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी का लेवल और दूसरा एनर्जी का लेवल। तो द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ n1 n2।
तो N1 N2 के आधार पे क्या कर सकते हैं अपन वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो व्हेन करंट इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक इनटू द एटम्स। देखो जैसे H2 गैस है, क्या है H2 गैस है, इसके ऊपर अपन ने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो ट्यूब में रख करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रखा और लगाया और किस पे, लो प्रेशर पे। तो यह किस में डिवाइड हो जाता है, एटम्स में, एटम्स। ठीक है, तो दीज एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्पार्क। जो इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया गया है उसमें से एनर्जी का क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब देखो कि जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल। मतलब ये जो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी, जिसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, से हाई एनर्जी अर्थात एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जैसे देखो इसको मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ कि जैसे ये है ग्राउंड स्टेट, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, लो एनर्जी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा एनर्जी ग्रहण करके क्या किया है इन्होंने, एनर्जी ग्रहण करके लो स्टेट से कहाँ पे गए, एक्साइटेड स्टेट, जो क्या है हाई एनर्जी लेवल, इस लेवल में चले जाते हैं। तो द हाई एनर्जी ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन माइग्रेट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो जो हाई एनर्जी ऑर्बिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कहाँ पे करेंगे, कौन से एनर्जी लेवल में करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी उसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है। इसके बाद में देखो वापस क्या होता है, दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अनस्टेबल। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हाई एनर्जी लेवल में होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अनस्टेबल कम बैक टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। अर्थात ये वापस किस में आते हैं, हाई एनर्जी लेवल से किस में आएंगे, लो एनर्जी लेवल में आएंगे। अर्थात ये वापस किस में आएंगे, लो एनर्जी लेवल्स में आएंगे। और आपको पता है जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएंगे तो कुछ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अर्थात कहने का मतलब फोटोन के रूप में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल। तो द इलेक्ट्रॉन में कम टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल, इन दिस वे दे एमिट एनर्जी दे हैड एब्जॉर्ब। अर्थात जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उन्होंने वो वापस से क्या करते हैं, एमिट करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद में देखो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है तो इसके कारण से इलेक्ट्रॉनों के जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होती है, अलग अलग एक सीरीज प्राप्त होती है, श्रेणी, जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज भी कहा जाता है। तो वेव नंबर ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द बोर इक्वेशन। तो जो बोर इक्वेशन दी गई है उसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, उनको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी सीरीज प्राप्त होती है। तो देखो मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बना रहा हूँ, ये देखो ये N1 है, ये N2 है, N3, N4, N5, N6 और N इनफाइनाइट। ठीक है,
ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज आर एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 1 फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल। तो देखो सबसे पहले अपने को एक सीरीज प्राप्त होगी जिसको नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया है? लाइमन सीरीज। देखो ये कैसे प्राप्त होगी? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल, चाहे n2 से है, चाहे n3 से, चाहे n4 से, n5, n6 से, इनफाइनाइट से आकर के लास्ट में कहाँ पे आ रहा है? n1 लेवल पे आ रहा है। अर्थात द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज आर एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन पास बैक टू n इक्वल टू 1 फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। जैसे देखो मैं बात करता हूँ, देखो सभी किस पे आ रहे हैं? n1 पे आ रहे हैं। तो ये कौन सी सीरीज हुई? लाइमन सीरीज। और ये किस रीजन में होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में प्राप्त होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है। तो इसके लिए अपन अगर कैलकुलेट करके देखें तो देखो मैं यहाँ पे सामने ही कैलकुलेट करके देखता हूँ। जैसे देखो इस सीरीज के लिए अपन कैलकुलेट करके देखें तो न्यू बार आर, और देखो n1 कौन है? फर्स्ट लेवल है, तो n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसके लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे n2 क्या होगा? n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई सा भी हो सकता है, 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्लियर है। लाइमन सीरीज क्या होगी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोएस्ट जो n बराबर 1 लेवल है उसमें आकर के गिरता है तो उससे एक स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है, उसको लाइमन सीरीज कहा जाता है। और इसका रीजन क्षेत्र कौन सा होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ठीक है, और जिसके लिए कैलकुलेट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। दूसरा देखो, लाइमन के बाद में आती है बामर्स रेंज, बामर सीरीज। देखो बामर सीरीज में क्या होगा? यहाँ पे इस फॉर्मूले में n1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे देखो यदि अपन देखें तो बामर श्रेणी में देखो द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 2, अर्थात 2 के अंदर प्राप्त हो रहा है। जैसे देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हाई एनर्जी लेवल कोई सा भी हो सकता है लेकिन आकर के गिरना चाहिए किसमें? n इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? बामर। और ये किस में आएगा? विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू बार आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और इधर देखा जाए तो n2 बराबर क्या हो गया? 3 4 5 डैश डैश और इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है, यही प्राप्त होगा। तीसरा देखा जाए तो पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में देखो n1 क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो r 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर। और n2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 5 6 डैश डैश डैश, जो भी इनफाइनाइट। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में प्राप्त होगी? IR क्षेत्र में, IR रीजन। ठीक है, तो लाइमन, बामर और पाश्चन, अर्थात पाश्चन का मतलब हो गया इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 3। ठीक है, और रीजन कौन सा हो गया? इंफ्रारेड रीजन हो गया। अब देखो इसके बाद में आता है ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम है? ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज में देखो n1 कौन सा लेवल हो जाएगा? 4। n1 कौन सा लेवल हो गया? 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2
n2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 6 7 डैश 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 इन्फानाइट। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, और ये भी किस क्षेत्र में होती है, IR क्षेत्र में होती है। तो देखो फोर्थ में आकर के गिरेगा, हाई एनर्जी लेवल से किस में आएगा, n इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ब्रैकेट के बाद में आती है पुंड सीरीज। पुंड सीरीज, तो देखो n1 क्या हो गया इसके लिए 5, n1 क्या हो गया 5, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n2 क्या हो गया 6 7 डैश डैश इन्फानाइट। ठीक है, तो ये भी क्या है पुंड सीरीज, और इसका रीजन भी क्या होगा IR। ठीक है, तो देखो इसमें n 5 पे आकर के गिरेगा, ये लो। ठीक है, कि इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो आपको ओवरऑल ये समझ में आया होगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें अनेक प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है अपने। ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पुंड, और एक और नेक्स्ट हम बोलते हैं, लेकिन ये इतनी ही क्या है सफिशिएंट है। तो देखो समझ में आया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज कब प्राप्त होती है, ब्रैकेट सीरीज कब प्राप्त होती है, उसके लिए n1 का मान कितना होना चाहिए, n2 का मान कितना होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जबकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।